हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 284 क्लास है। हर बार हम आपके नॉलेज के डेटाबेस को ऑलवेज ट्राई टू शिफ्ट अप योर नॉलेज डेटाबेस। आज की इस टॉक में हम काफ़ी बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टॉक को डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो किसान हैं जिनके पास भी 1 हेक्टर या 2 हेक्टर से कम ज़मीन है और उन किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये दिए जाएं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो ये सब्सिडी का कंसेप्ट है, हम आपको ये बता दें कि गवर्नमेंट कभी भी जो डिस्काउंट वाली स्कीम है, जिस तरह से हमने पहले भी अपने टॉक में कहा था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे देश के हर व्यक्ति को अगर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही तो उसको उपलब्ध करवा दे, और अगर उपलब्ध हो रही है और अधिक कीमत पे है तो उसको डिस्काउंट दे दे। इसी तरह किसानों के संबंध में भी गवर्नमेंट ने अपनी अवेयरनेस को जगाया और गवर्नमेंट किसानों को, क्योंकि जो किसान है हमारे देश की बहुमूल्य संपत्ति के रूप में है, क्योंकि वो हमारे देश में काफ़ी उत्पादन करते हैं जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है। हमारा एक जो विचारों का स्टफ़ है वो एक नॉन टेक्निकल स्टफ़ है। हम हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से आपको जो जानकारी देते हैं वो नॉन टेक्निकल तरीके से अपने विचारों के माध्यम से हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि किसानों को 6,000 रुपये, यदि आप एक किसान हैं और आपकी ज़मीन है तो उस स्थिति में आपको अपना जो डेटाबेस है वो क्रिएट करना पड़ेगा। किसान की एक वेबसाइट है जिसमें www.pmkisan.gov.in ये साइट है, जहाँ पे जाके अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। या फिर यदि आप रजिस्टर नहीं कराते और आपकी ज़मीन है और आप अपनी ज़मीन को चेकआउट करना चाहते हैं, या फिर ये देखना चाहते हैं कि आपके गांव में या आप किसान हैं, आपसे संबंधित जो किसान हैं उन्होंने इस बेनिफिट का लाभ लिया है या नहीं लिया, तो भी चेक कर सकते हैं। हम इतने टेक्निकल रूप से आपको नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ एक गाइड देंगे, आप उस गाइड पे अपने आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। हरिओम नॉलेज प्लस एक प्रकार का गाइडिंग प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्लेटफॉर्म और गाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से हम आपको गाइड करते हैं ताकि आप उस दिशा में अपना एफर्ट दिखाएं। उस दिशा में अगर अपना एफर्ट दिखाएंगे तो बात समझ आएगी, वो भी टेक्निकल तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी के संबंध में, लैंड के संबंध में चेकआउट करना चाहते हैं तो खसरे के माध्यम से भी आप अपनी लैंड को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक को चेंज ओवर कर रहे हैं। ये एक बात हमने आपको बतानी थी, वो बता दी हमने। दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि यदि कोई व्यक्ति गन लेना चाहता है, अगर आपके पास पिस्तौल लेना चाहते हैं या पिस्तौल का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आपको ये गवर्नमेंट को बताना होगा कि आपको पिस्तौल चाहिए क्यों। यदि गवर्नमेंट आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होगी, तो आपको पिस्तौल या बंदूक या वेपन लेने का अधिकार मिलेगा और वो वेपन जो है उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप बिना वेपन को लाइसेंस लिए अगर यूज़ करते हैं तो 7 से 14 साल की सज़ा आपको हो सकती है। अब एक टॉपिक और ले रहे हैं।
वो टॉपिक ये है नॉर्मली एक किसान ये चाहता है कि कोई भी जो ज़मीन का टुकड़ा उसके पास है, नॉर्मली एक किसान चाहता है कि जो ज़मीन का टुकड़ा उसके पास है, अगर उसको वो चेकआउट करना चाहता है, उसकी नकल वो प्राप्त करना चाहता है, तो उस स्थिति में ज़मीन बंदी नाम की वेबसाइट पे जाके वो इस चीज़ की जानकारी ले सकता है कि कितनी ज़मीन उसके पास है, उसकी नकल वो प्राप्त कर सकता है। ये एक प्रकार की हमने डायरेक्शन आपको दी है। यदि हम अपने देश के खनिज रिसोर्सेज की बात कर लें तो हमारे देश में आयरन है, तांबा है, लोहा है, चांदी है। इन चार की या हीरे की बात करें, 5 एलिमेंट की अगर बात कर लें तो हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज़ जो है वो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हमारे जो स्टेट में अलग अलग, जैसे कि अगर आयरन की अगर बात कर लें तो उड़ीसा में, यदि तांबे की बात कर लें तो बिहार में, यदि हम गोल्ड की बात करें तो कर्नाटक में, यदि हम चांदी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, यदि हम हीरे की बात करें तो आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। ये कुछ स्टेट हमने बताया जहाँ पे विशेष रूप से ये चीज़ उपलब्ध होती है। जैसा कि हमने अपनी पहली टॉक में बताया था कि नक्सलवाद आदि मानव जो ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब हैं और जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो यदि उनके अधिकारों से, जंगलों में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों से यदि हम छेड़छाड़ करेंगे, जंगलों में रहने वाले अधिकारियों से यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो नक्सलवादी बन जाएंगे। ये बात हमने देखी है, समझी है। अगर हम भगत सिंह की बात करें, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में हुए हैं, उन्होंने 116 दिन भोजन नहीं किया। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 116 दिन, ऐसा सूत्रों से जानकारी से पता लगता है। हरिओम नॉलेज प्लस के पास जो जानकारी आती है वो जानकारी अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से अवेलेबल होती है। लेकिन वो जानकारी जो फैकल्टी बता रहा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस को भी उसमें जोड़ते हैं और फिर वो जानकारी आपको देते हैं। और ये जानकारी आपको नॉन टेक्निकल तरीके से आपकी समझ को बढ़ाने के लिए दी जा रही है। अब अगर हम अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं कि नॉर्मली जो मीडिया है, जब हम मीडिया की बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, नॉर्मली एक रैशनल बिहेवियर अगर हम करें, एक रैशनल बिहेवियर की तरह बात को समझने का प्रयास करें। ये जो मीडिया है वो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की एक्टिविटी को जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको पक्षपात के बिना बोलने का अधिकारी होना चाहिए। नॉर्मल एक रैशनल बिहेवियर ये कहता है। अब ये है या नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन फिर भी अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो 1780 में पहला न्यूज़ छपा था। लेकिन जिस तरह से ये काम चला 1780 में या फिर 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद कलकत्ता गजट के रूप में, मुंबई गजट के रूप में राजा राम मोहन राय ने भी न्यूज़ के संबंध में कहा। लेकिन जो ये प्रक्रिया चली, इसमें ऐसा महसूस किया गया कि डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, वो सरकार के विरोध में कोई बात कह नहीं पाते। ये एक प्लस पॉइंट तो नहीं है, किसी भी देश के लिए प्लस पॉइंट नहीं है, क्योंकि यदि ये ऐसा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, देश के पॉजिटिव पहलुओं को ही एक पॉइंट से प्लस इसलिए है ताकि हमारे देश के लोगों को सरकार के सिर्फ पॉजिटिव पहलू ही पता लगे। ठीक भी है, ताकि देश जो है किसी तरह से असंतोष की स्थिति में ना जाए। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें, यदि सरकार के जो कदम हैं उनको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का अधिकार एक न्यूज़ रिपोर्टर को नहीं होगा, तो वो चैनल को कैसे, वो तो पक्षपात कर रहा है, वो सही तरीके से न्यूज़ को डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट भी है। अब अगर हम
अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है फिल्म लाइन। फिल्म लाइन के संबंध में ये कहा गया है, फिल्म लाइन के संबंध में ये कहा गया है कि जो फिल्म है, फिल्म का डायरेक्टर, फिल्म का प्रोड्यूसर, फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्म दिखाने वाला सिनेमा हॉल का मालिक, फिल्म के अलावा जो टीवी चैनल है, तो इस तरह से ये फिल्म की कैटेगरी को अगर देखा जाए तो ये 5 कैटेगरी बन गई। यदि आपकी इच्छा है कि आप फिल्म बनाएं, तो आपको फिल्म बनाने के संबंध में ये देखना होगा कि फिल्म कहाँ बनाई जाएगी। फिर आपको ये भी देखना होगा कि फिल्म के लिए कौन सा हीरो हीरोइन लेना है। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस फिल्म के लिए जो फाइनेंस है वो कहाँ से आएगा, प्रोड्यूस कौन करेगा, स्टोरी क्या होगी, स्क्रिप्ट कौन करेगा। ये सब बातों को देखने के बाद यदि एक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति को 100 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, फिल्म को तैयार करने के संबंध में किस हीरो को लिया जाएगा, किस हीरोइन को लिया जाएगा, उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, और जिस लोकेशन में फिल्म शूट की जाएगी वो, और वहाँ पे पहुँचाने का जो खर्चा है, होटल में ठहराने का जो खर्चा है, वो सारा उसको देखना पड़ेगा। हम नॉन टेक्निकल तरीके से फिल्म लाइन के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उसको कैरी ऑन करेंगे तो आपको नया बात सीखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये जानकारी आपको काम करेगी कि किस तरह से एक फिल्म बनती है। तो फिल्म के संबंध में 100 करोड़ के रूप में, मान लो आपने 100 करोड़ रुपये खर्च किया और एक फिल्म बना दी। अब फिल्म बनाने के बाद आप उस 100 करोड़ को 150 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि प्रॉफिट भी तो हो। अब वो फिल्म को यदि आपने किसी प्रोड्यूसर को बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, यदि उस फिल्म को यदि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया तो क्या होगा, अब वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गई और आपका काम खत्म हो गया। अब आप 150 जो करोड़ रुपए के पास अगर फिल्म पहुंच गई, या 250 करोड़, मतलब आप 200 करोड़ की फिल्म बनाई और 250 करोड़ में बेच दी। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरह से, जो सिनेमा हॉल हैं उनके माध्यम से, कॉपीराइट के माध्यम से, या टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, किस तरह से वो अपनी जो 250 करोड़ उसने खर्च किए हैं उसकी अर्निंग कैसे प्राप्त करेगा, वो उसका इशू हो गया। फिल्म का जो डायरेक्टर था जिसने फिल्म बनाई थी वो एक तरफ हट गया, उसने वो सीडी जो फिल्म की थी वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी और अपने 200 करोड़ का जो खर्च था वो प्लस 50 करोड़ का इनकम ले लिया। ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो दोनों मिल जाए कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जब फिल्म को सिनेमा हॉल के मालिक को देता है तो कहता है कि 70% हमारा, 30% आपका पहले वीक के लिए, दूसरे वीक के लिए 60% हमारा और 40% आपका, तीसरे वीक के लिए 50% आपका, 50% हमारा। मीन्स इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट करता है सिनेमा हॉल के मालिकों से, टीवी चैनल के माध्यम से या कॉपीराइट के माध्यम से, वो अपनी अर्निंग करने का प्रयास करता है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया। अगला पॉइंट ले रहे हैं हम। अगला पॉइंट हम आपको वैसे सीए के बारे में बताना चाह रहे हैं कि जो सीए के एग्ज़ाम है, अभी आपको ये बात जानकर बच्चों को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। जो बच्चे होशियार थे और अच्छा स्कोर करने जा रहे थे, 10वीं का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया, चाहे वो एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड का था, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का था। उसके अलावा जो 12वीं का है उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो कहने का पर्पज़ ये है, और इस तरह अब सीए का जो एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है। अगर वो एग्ज़ाम अभी मई में होना है, लेकिन जो ये बात उठी है कि ये 10वीं का एग्ज़ाम दोनों बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का भी और हरियाणा बोर्ड का भी, स्टेट बोर्ड के भी कई स्टेट्स ने उसको रद्द किया है, इसका असर जो सीए का एग्ज़ाम है उस पर भी होगा। क्योंकि अगर 12वीं का जो एग्ज़ाम है लेट होगा तो एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं बच्चे की। सीए का एग्ज़ाम 12वीं की बेस पे भरा जाता है, अगर वो बनेगी नहीं तो अलग बात होगी। तो कहने का पर्पज़ ये है, लेकिन सीए का जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 से 5 की बजाय अब 3 से 6 कर दिया गया है, और जो एग्ज़ाम 3 से 6 का था वो अब 3 से 7 होगा। मीन्स 2 से 6 का जो टाइम था वो 3 से 7 होगा। अब अगले कंसेप्ट की ओर आते हैं।
यहाँ पे हम दो टर्म का अध्ययन कंपैरिजन के बारे में अगली टॉक में बताएंगे, जिसमें हम आपके हेल्थ के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। अभी टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि अभी हम अगर वायरस के बारे में बात करें, कोरोना वायरस के बारे में, अब कोरोना वायरस के संबंध में ये कहा गया है कि 5 तरह की दवाइयाँ, कोरोना वायरस के संबंध में कहा गया है कि 5 तरह की दवाई आप यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। एक कोरोना शील्ड के रूप से है और एक कोरोना वैक्सीन के रूप में है और एक USSR की दवाई है और एक USA की दवाई है। इस तरह से लगभग 5 तरह की दवाई का प्रयोग करके कोरोना को जड़ से बाहर निकालने का प्रयास किया रहा है। लेकिन ये 5 तरह की जो दवाई है, इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी जो है 3 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, लगभग जो 11 या 13 करोड़ जो दवाई इंडिया के पास है वो कोविड शील्ड के माध्यम से है। उसमें से 90% कोविड शील्ड है। अब यहाँ पे नॉर्मली, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इंडिया ये प्रयास कर रहा है कि वो वर्ल्ड लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाए और 100% दवाई में से लगभग 30 से 35% दवाई जो है इंडिया ने एक्सपोर्ट की है, ताकि औरों को कोरोना से बचाया जा सके। लेकिन जब कोरोना अब इंडिया में बढ़ रहा है तो इस दवाई को इंडिया के लोगों को अधिक ज़रूरत है। नॉर्मली पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 देश है, 195 देश से। सिनेमा के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करें कि जो सिनेमा है, कहते हैं कि एंटरटेनमेंट, सिनेमा की शुरुआत 1896 में हुई। सबसे पहले एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम रखा गया राजा हरिश्चंद्र। ये मई 1913 में बनाई गई फिल्म। पहले बनाई गई थी फिल्म जो है जिसमें आवाज़ नहीं थी, बाद में 1917 में दोबारा से रीमिक्स हुई। नॉर्मली 1920 से ये नॉर्मली कहते थे कि एक साल में लगभग 27 फिल्में बना करती थी। लेकिन आज के टाइम फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं, ज़्यादा मात्रा में बनती है। यहाँ पे बरसात फिल्म है, आवारा फिल्म है, 2 बीघा ज़मीन है, बूट पॉलिश है, श्री 420 है, CID है। फिल्म जो है जगत में हमेशा डेवलपमेंट होती रही। फिल्म के बारे में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। इलेक्शन के संबंध में ये बात की गई थी कि जब शुरू में इलेक्शनों के बारे में बात हुई तो कहा कि 10 लाख लोगों के पीछे एक व्यक्ति को हम खड़ा करेंगे। मीन्स 10 लाख का मतलब है 1 मिलियन। हमने पहले भी अपनी टॉक में डिस्कस किया था कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। नेक्स्ट सेशन में कुछ और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।